नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं योगेश पांडे। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। बुलेटिन में आज हम सबसे पहले बात करेंगे 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान की, और इसके बाद चर्चा होगी यूपी में मिशन 2024 के लिए लखनऊ में हुई बीजेपी की बैठक की। फिर आपको सीएम धामी और अमित शाह की मुलाकात के बारे में भी बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे कि आखिर अमरोहा में छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला, और आखिरी में कुश्ती संघ के खिलाफ रेसलर्स के धरने पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनावों में होने वाले चुनावों की तारीखें आज घोषित कर दी हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी, नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। वहीं तीनों राज्यों के परिणाम 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि इन तीनों राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है। तो 2 मार्च को तीनों राज्यों के नतीजे जारी किए जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होने हैं, और इन तीनों राज्यों में चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो चुका है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होगा, मतदान डाला जाएगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। दर्शकों को यहां पर यह भी बता दें कि दरअसल तीनों राज्यों के सरकारों का कार्यकाल मार्च माह में अलग अलग तारीखों को खत्म हो रहा है। तो आज तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अब चुनावों की तैयारियों में बड़ी तेजी से ही जुटते नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। राहुल, आज जो है इन तीनों राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। जी बिल्कुल। त्रिपुरा में जहां 16 फरवरी को मतदान होना है, वहीं नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोट डलने हैं। अगर नॉमिनेशन की बात की जाए तो नागालैंड में 21 जनवरी से 30 जनवरी तक नॉमिनेशन होना है, जबकि मेघालय और नागालैंड में 31 जनवरी से 7 फरवरी तक नॉमिनेशन होना है। नाम वापसी की आखिरी तारीख त्रिपुरा में 2 फरवरी है, मेघालय और नागालैंड में 10 फरवरी, और इसके अलावा तीनों ही राज्यों के जो नतीजे घोषित होने हैं वो 2 मार्च को घोषित होंगे। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आज 3 राज्यों के चुनाव का इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया है। इसके अलावा योगेश कुछ और जानकारियां भी इलेक्शन कमीशन की पीसी में मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी हैं। तीनों राज्य में 60 विधानसभाएं हैं। बहुमत के लिए तीनों ही राज्य में 31 सीटों को जीतना जरूरी है। इसके अलावा तीनों राज्यों की अगर बात करें तो महिला वोटरों की भागीदारी यहाँ पर पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। इसके अलावा तीनों राज्यों में 9,125 पोलिंग स्टेशन बनाने की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। ग्रामीण इलाकों में 2018 के मुकाबले इस बार 82% ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके। इसके अलावा योगेश, तीनों राज्यों में 376 पोलिंग स्टेशन ऐसे बनाए गए हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। जाहिर तौर पर ये कह सकते हैं कि महिला पोलिंग बूथ के तौर पर इन्हें जो है बनाया जा रहा है, ताकि महिलाओं का मत प्रतिशत और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अब जो इलेक्शन कमीशन की पीसी हुई है उसमें कुछ और भी जानकारियां दी गई हैं। उसमें बताया गया कि तीनों राज्यों में कुल 62.8 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 31,47,000 महिला वोटर हैं। 80 साल से ज़्यादा की उम्र के 97,000 वोटर्स हैं। 1.76 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। योगेश, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि तीनों राज्यों में किस तरीके से चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया है। और उधर दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है।
अब यूपी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की बारी है। 22 जनवरी को इस बैठक का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल होंगे। 2024 के चुनाव के लिहाज से इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण ही माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक लखनऊ से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, किस तरीके से मिशन को फतह करना है आने वाले विधानसभा चुनावों को, लोकसभा चुनावों को, और अब उत्तर प्रदेश की बारी है बैठक का, बताया जा रहा है। बिल्कुल योगेश, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कह सकते हैं फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी हो चुका है, शुरू हो चुका है। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में, जिसमें सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में पहुंचे, और उसके अंदर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल को 1 साल का और विस्तार दिया गया, और आगे अब उन्हीं के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। और प्रदेश स्तरों में भी संगठन किस तरीके से काम कर रहा है, वहां पर क्या कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जो है वो मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे अहम है। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं 2024 को लेकर अगर देखें तो जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश में है, बीजेपी संगठन पर है प्रदेश के, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां रहेंगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, वहां पर उनका संबोधन भी होगा। संगठन में कई तरीके के बदलावों को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी, चुनाव से पहले की क्या कुछ परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, जिला अध्यक्षों को लेकर उसमें फैसले किए जाएंगे। कई तरीके के अन्य भी बदलाव जो है वो संगठन में देखने को मिलेंगे। इस बैठक में सभी जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, पार्टी के जो अन्य पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे, और उसमें साफ तौर पर एक रणनीति बनाई जाएगी कि 2024 के चुनाव को किस तरीके से फतेह करना है, विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उसको किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, जो प्रत्याशियों का निर्धारण होना है उनमें क्या कुछ समीकरण रहेंगे, सभी चीजों को लेकर इस कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल प्रियम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, वहीं विपक्ष जो है कोई ऐसा प्लान करता नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसे बैठकों का दौर नहीं जारी है। और जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव का जो परसेंटेज जाता है, जो नतीजे आते हैं, वो जब बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, तो फिर विपक्षी केवल ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं, अपनी प्लानिंग की ओर झांकते नजर नहीं आते कभी। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी जिस लेवल पर जाकर जो है वो संगठन की तरफ से बैठकें करती है, रणनीति बनाती है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर आप देखें पिछले 10 सालों में बीजेपी के पक्ष में जो माहौल आया है, तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह है क्योंकि वो रणनीति बनाते हैं, पहले से बनाते हैं, और कहीं ना कहीं यही शायद कमी विपक्षी पार्टियों में देखने को मिलती है। हालांकि जरूर उनमें भी बैठकों का दौर जारी है, लेकिन उस स्तर पर अभी चुनाव के मूड में विपक्षी पार्टियां नहीं आई हैं जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जाकर काम कर रही है। ग्राउंड लेवल पर काम करना, संगठन को मजबूत करना, किस तरीके से हर एक सीट को लेकर विश्लेषण करना, हारी हुई सीटों का विश्लेषण करना, हार की वजह का विश्लेषण करना, और उस विश्लेषण के जरिए इस बात को समझना कि वजह क्या थी। जो पिछले जो चुनाव हुए, चाहे वो 2014 का लोकसभा का चुनाव रहा, 2019 का लोकसभा का चुनाव रहा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गंवाई थी। तो उन सीटों में हार की क्या वजह रही थी, तो हार का सामना करना पड़ा था, कहां पर कमी रही थी, उन सभी कमियों को लेकर विशेष तौर पर उस पर परीक्षण किया जा रहा है, उस पर विचार किए जा रहे हैं, उन सभी चीजों को देखा जा रहा है, और उससे उभरने की पूरी तैयारी है। यही शायद कमी एक विपक्ष में देखने को मिलती है कि उसमें इस तरीके से तैयारियां नहीं होती हैं। चुनाव के काफी पहले से वो पार्टी को लेकर रणनीति नहीं बनाते हुए नजर आते हैं। हालांकि जरूर कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर सब यही कह रहे हैं कि वो 2024 के चुनाव के लिहाज से ही राहुल गांधी की तरफ से शुरू करी गई है। और इस तरीके से देखें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव की तरफ से भी बैठकें की जा रही, लेकिन उस स्तर पर जहां पे भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पर कार्य कर रही है वहां पर शायद पहुंचती हुई अन्य पार्टियां नजर नहीं आ रही। बिल्कुल प्रियम, लेकिन अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का हम जिक्र करें तो साफ तौर पर ये निर्देश दिया गया है, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खोई हैं, और किस वजह क्या वजह रही है इसके पर मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा है कि दरअसल अति आत्मविश्वास ही कहीं ना कहीं घातक साबित होता है, और इसके साथ ही मुस्लिम वर्ग के पासमानदा समाज को भी साधने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से अब की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं इस बात का।
बिल्कुल देखिए, मैंने कहा ना कि जो हार की सीटें रही, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो थी वो 2019 के चुनाव में हारी। तो उस हार की वजह को तलाशना, उसमें कहाँ पर गलतियां रही, कौन से वर्ग के मतदाता थे जो साथ में नहीं जुड़े और ना जुड़ने की क्या वजह थी, सभी चीजों पर फोकस किया जाए। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से भी जिक्र किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जिक्र किया गया और उन्हीं को लेकर मंथन करने के लिए अब ये कार्यकारिणी की बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए थे लखनऊ से सीधे लाइव, जिन्होंने बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अभी से सक्रिय नजर आ रही है। और उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की है और जोशीमठ भू धसाव की रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। दर्शकों को यह भी बता दें कि उन्हें जोशीमठ चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी भी दी है। दोनों केंद्रीय नेताओं ने सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि सरकार और संगठन प्रभावितों के साथ पूरी क्षमता के साथ खड़ी रहे ताकि उनमें असुरक्षा का वातावरण न बने। मुख्यमंत्री ने नड्डा और शाह से अलग अलग मुलाकात की है और इन मुलाकातों में प्रदेश सरकार के स्तर पर जोशीमठ में कराए जा रहे कार्यों और फैसलों की जानकारी भी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने से लेकर उनके लिए अंतरिम राहत राशि का प्रावधान भी किया गया है। केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से भूगर्भीय और दूसरे अध्ययन भी कराए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से दिए जा रहे सहयोग के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतरा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, गृह मंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है और राहत बचाव कार्यों की जानकारी दी है, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिनों से दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर उनके द्वारा पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी, उस बैठक में सम्मिलित होने का काम किया गया था। जो पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश हैं मिशन 2024 को लेकर, उन दिशा निर्देशों को लेने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से यहाँ पर लिया गया। राज्य में किस प्रकार से बीजेपी संगठन और सरकार काम कर रही है, उसका लेखा जोखा भी दोनों नेताओं की तरफ से इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मुख पेश करने का काम किया गया। बैठक के बाद ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात यहाँ पर की है। इस मुलाकात में जोशीमठ आपदा को लेकर चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार किस प्रकार से जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के लिए काम कर रही है, उसका जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। गृह मंत्री को बताने का काम किया गया कि राज्य सरकार किन किन सेक्टरों में इस समय प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है, जो प्रभावित लोग हैं उन्हें किस प्रकार से राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और ये इसलिए भी कहा जा सकता है मुलाकात काफ़ी अहम भी हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में राज्य सरकार जब सभी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आएंगी और उनका एक निष्कर्ष निकल पाएगा, तो जोशीमठ आपदा के से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है, उसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से जब राहत पैकेज की मांग करेगा तो उन सभी रिपोर्टों को ध्यान में रखने का काम किया जाए। तो अभी से ही उन सब चीज़ों की भूमिका बांधने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और साथ ही केंद्र सरकार को ये चीज़ें बताने का काम भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि राज्य को अगर केंद्र सरकार का सहयोग मिलता रहा तो फिर सरकार आपदा प्रभावितों के लिए तो काम करेगी ही करेगी। जो दूसरे सेक्टर हैं जहां पर विकास की जरूरत है, उन सेक्टर में भी सरकार प्राथमिकताओं के आधार पर विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जी बिल्कुल अभय, लेकिन अगर ताजा हालातों का हम जिक्र करें जोशीमठ के, तो क्या ताजा हालात बने हुए हैं वहां पर? बिल्कुल, अभी भी अगर जोशीमठ के हालातों की अगर हम बात करते हैं तो 849 घरों में दरारें आ चुकी है। जो ये कह सकते हैं कि जोशीमठ के हालात दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी दरारों की जो संख्या है वो उस रफ्तार से तो नहीं बढ़ रही है जैसे पिछले दिनों देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी भी दरारों की जो संख्या है, भवनों में दरारों के आने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जोशीमठ के 9 वार्डों में से 4 वार्ड पूरी तरीके से असुरक्षित घोषित यहाँ पर कर दिए गए, यानी इन वार्डों में कोई ऐसा भवन नहीं है जो रहने के लायक इस समय कहा जा सकता हो। हाँ, थोड़ी बहुत राहत की खबर ये कही जा सकती है कि जो जल रिसाव हो रहा था, जेपी कॉलोनी के नीचे जो जल रिसाव हो रहा था उसमें लगातार कमी यहाँ पर आ रही है। कल ये कह सकते हैं कि 123 लीटर प्रति मिनट की तरफ से जो जल रिसाव हो रहा था अब घटकर 100 लीटर प्रति मिनट यहाँ पर रह गया, और ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें थोड़ी बहुत और कमी देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से वैज्ञानिकों की आशंका यहाँ पर है या जो उनकी तरफ से बातचीत यहाँ पर कही जा रही है,
लेकिन उत्तराखंड में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आने वाले दिनों में मौसम यहाँ पर बदलने वाला है, तो ऐसे में जोशीमठ के लिए और संकट के बादल यहाँ पर गहराते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो राहत बचाव के काम है वो भी चुनौतीपूर्ण यहाँ पर हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय कैतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से सरकार काम कर रही है और किस तरीके से अब जो जल रिसाव की जो घटना थी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है जोशीमठ में। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रमाबाई डिग्री कॉलेज में शौचालय नहीं है, जिस कारण छात्रों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे कई बार छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, जिससे परेशान छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और शौचालय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, जिनको एबीवीपी ने अपना समर्थन भी दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमरोहा से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि अमरोहा में विद्यालय के अंदर छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है, ये तो विद्यालय प्रशासन को खुद शर्मसार होना चाहिए। ऐसी स्थिति और आज की हालातों में बनी हुई है। बिल्कुल, ये अमरोहा के गजरोला के रमाबाई डिग्री कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पर इस कॉलेज में लगभग 2800 छात्र छात्राएं हैं, जिनकी शिकायत है कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के चलते कॉलेज परिसर में अभी तक शौचालय नहीं है, जिसके चलते छात्र छात्राओं को कॉलेज के बाहर जो नगर पालिका द्वारा स्वास्थ्य सामुदायिक शौचालय बनाया गया है उसमें शौच के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर छात्राओं के साथ कई बार घटना भी हुई। छात्राओं का आरोप है कि जो वहाँ पर बंद चले हैं और अन्य विद्यालयों के छात्र उनके साथ छेड़खानी करते हैं। इसके चलते आज कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सभी छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया, धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। उनकी मांग है कि जब तक कॉलेज परिसर के अंदर महिला और पुरुष शौचालय नहीं बनवाया जाता तब तक वे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जिसके चलते कॉलेज प्रशासन में भी पूरी तरह से हड़कंप का माहौल है। कॉलेज प्रशासन के आला अधिकारियों ने लगातार इस पर इन छात्र छात्राओं से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन जिसके बाद कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी छात्र छात्राओं के साथ जो है छात्र छात्राओं को जो है उसका समर्थन दिया और अपनी मांगों को तत्काल उन्होंने पूरा करने की बात कही। जी बिल्कुल इमरान, दरअसल डिग्री कॉलेज के अंदर शौचालय क्यों नहीं आज तक बन पाया, कहां पर अड़चन आ रही है? डिग्री कॉलेज के प्रशासन ने कुछ जानकारी दी क्या? बिल्कुल, डिग्री कॉलेज के प्रशासन ने कहा कि जो शौचालय बने हुए पुराने शौचालय हैं उनपे अभी जो टूटे हुए हैं, किसी का गेट लगा हुआ नहीं है, किसी में उसमें जो शौचालय पुराने बने हुए हैं वो काफी पुराने शौचालय हैं जिसमें कुछ व्यवस्थाएं अधूरी हैं, जिसके चलते कॉलेज प्रशासन ने एक सप्ताह का समय छात्र छात्राओं से मांगा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से भी एक सप्ताह का समय मांगा है और एक सप्ताह के अंदर सभी जो छात्र छात्राएं हैं उनकी समस्या का समय रहते सब समाधान करने की बात की है। जी बिल्कुल, एक हफ्ते के समय मांगा गया है कॉलेज प्रशासन की तरफ से, आप बता रहे हैं। इसके बाद क्या छात्राओं में जो आक्रोश व्याप्त था वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जो जारी था वो खत्म होता नजर आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है उसके चलते छात्र छात्राओं ने जो है धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और अपनी मांगों और एक सप्ताह के अंदर अपनी मांगों को पूरा करने की बात की। साथ ही जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने कॉलेज प्रशासन को पूरी तरह से चुनौती देते हुए कहा कि चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो फिर से धरना प्रदर्शन बैठेंगे और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ दोबारा से मोर्चा खोलेंगे। जी बिल्कुल, आश्वासन दिया गया है कॉलेज प्रशासन की तरफ से और ये इस बात को कहा गया है कि दरअसल एक हफ्ते में वो इन छात्राओं के लिए शौचालय सुविधा उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक ऐसा डिग्री कॉलेज जहां पर अभी भी आज भी छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है और इसको लेकर के छात्राओं ने धरना प्रदर्शन दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्राओं का समर्थन किया। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं से एक हफ्ते की मोहलत मांगी है, एक हफ्ते का समय मांगा है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। छात्राओं ने धरना प्रदर्शन अब स्थगित कर दिया है। और उधर भारत की कई दिग्गज पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों में टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगट सहित देश के कई शीर्ष पहलवान शामिल हैं। पहलवानों ने अपनी शिकायतों या अपनी मांगों का सटीक विवरण साझा नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट जरूर किया है कि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ का संचालन कर रहे हैं वे उससे तंग आ चुके हैं और अब वो धरने पर बैठ गए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ धरना प्रदर्शन इन खिलाड़ियों का? ये देखिए योगेश, बिल्कुल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो है ब्रजेश भूषण पर जो है आज काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से ब्रजेश भूषण जो है संचालन कर रहे हैं वो तानाशाही का आरोप लगाया गया और कहा जा रहा है कि इस तरीके का जो आरोप है खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से लगाया। लेकिन आज खिलाड़ी जो है जंतर मंतर पर जो है धरना प्रदर्शन करे, तमाम वहाँ पर खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे। खुद चैंपियन जो बड़े बड़े चैंपियन हैं, बड़े बड़े कुश्तियों के जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर खुद वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आज धरना प्रदर्शन चला है तो उसमें यही कहा जाए कि जो ब्रजेश भूषण है उन्होंने जो है तानाशाही किया और साथ ही इस तरीके के ट्वीट करके उन्होंने जो है सबको जानकारी दी थी। तो उसको देखते हुए धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह पर आप बता रहे हैं कि तानाशाही के आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं इन खिलाड़ियों की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है? ये देखिए बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से एक आरोप इन पर लगाया गया है कि जिस तरीके से कुश्ती को देखते हुए बढ़ते हुए लोगों की जो उनकी जो कर रहे हैं संचालन कर रहे हैं तो और साथ ही उसके जो अध्यक्ष हैं वो ब्रजेश भूषण शरण, तो उसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो बदसलूकी की बातें यहाँ पर करते थे। लेकिन उसके बाद ही ये जो आरोप लगाया है तो बड़े बड़े यहाँ पर खिलाड़ी थे आज मौजूद थे। लेकिन उस बता दें कि जिस तरीके से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। लेकिन उसके बाद यही कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो जानकारी आई है कि ब्रजभूषण शरण जो है काफ़ी आरोप लगाए हैं और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से खिलाड़ी में बढ़ रहे हैं लोगों को उनको पूरी तरीके से जो है वो उसके साथ ही जो है बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा और साथ खड़ा होना नहीं देखना चाहते। तो उसी को देखते आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या मांगे हैं इन खिलाड़ियों की नितिन? ये देखिए बिल्कुल इस तरीके की जो मांगे ये कही गई हैं और कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण को हटाया जाए और जिस तरीके के जो ये बदसलूकी के आरोप यहाँ पर लगाए कि इस तरीके कुश्ती में जो लोग बढ़ रहे हैं उन लोगों को बढ़ते हुए नजर नहीं देखना चाहते। और खाली कि इसमें कहा जा रहा है कि जो ट्वीट कर रहा है उसमें अमित शाह को भी उन्होंने जो है टैग किया गया और साथ ही इसी तारीख को जानकारी देते हुए कि जो ब्रजभूषण शरण है कि प्रदेश अध्यक्ष कुश्ती महासंघ के, तो उसको देखते हुए तमाम कुश्ती ने उन्होंने कहा है कि इस तरीके की जो जानकारी दे रहे हैं कि जो उन पर आरोप लगाए हैं प्रत्यारोप लगता है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे जो कुश्ती के महासंघ के अध्यक्ष हैं उनको तुरंत वहाँ से हटाया जाए कि इस तरीके के जो बदतमीजी के बदसलूकी के जो सवाल यहाँ करते हैं और साथ ये भी करते हैं। साथ ही उसी को देखते हुए यहाँ पर बड़े आरोप लगाए। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा गया है कि इस तरीके के जो आरोप लगे हैं वो काफ़ी गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। यदि इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो इन खिलाड़ियों का अगला कदम क्या होगा? ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो है खिलाड़ी वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर पहुंच के आज जंतर मंतर पर उन्होंने यही कहा है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। और साथ ही और भी कुश्ती के लोग, बड़े बड़े जो कुश्ती के लोग यहाँ हैं, भारतवर्ष के जो लोग हैं वो आने के लिए संभावना है। उन लोगों को और बुलाया जाएगा कि इस तरीके के महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर जो आरोप लगाए हैं कि इस तरीके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुश्ती महासंघ के, तो उसको जो है किस तरीके से जो है बदसलूकी के आरोप भी हैं और तमाम बड़े बड़े आरोप उन पर लगाए गए हैं। और कहा जा रहा है कि इनको या तो हटाया जाए, यदि कोई उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़े हो रहे तो उसको देखते हुए भी जो है पूरी तरीके से नाराजगी जाहिर करें। तमाम बड़े बड़े कुश्ती के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। तो भारत के कई दिग्गज पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें आप देखें किस तरीके से धरने पर बैठे हैं ये लोग। और दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों में टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट सहित देश के कई शीर्ष पहलवान इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। पहलवानों ने अपनी शिकायतों या अपनी मांगों का हालांकि सटीक विवरण साझा नहीं किया है, उन्होंने सटीक जानकारी नहीं दी है कि लेकिन यह स्पष्ट जरूर किया है कि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ का संचालन कर रहे हैं वे उससे तंग आ चुके हैं और इस वजह से आज धरने पर बैठने पर मजबूर हुए हैं। और 5 शहर 5 खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।